15 साल की थी जब शादी हुई। निकाह के बाद जाना कि शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज़्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए। वो देख भी नहीं पाता था और ना ही कोई काम धाम करता था। गांव में लड़की नहीं जुटी तो मुझे खरीद लाया। कुछ हजार के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला था। मैं रोई, गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं पारो हूँ, खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या तब तक बेचा जाएगा जब तक जिसमें कसावट है। मेवाती लहजे में मुर्शिदा अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती है। कैमरा देखकर हंसती भी है। वो हंसी जिससे कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता, घबराहट होती है। दर्द का अगर कोई चेहरा होता तो शायद वो मुर्शिदा जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों से खाली बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देह। वे हरियाणा के नूह का वो सच है जो वहाँ की सूखी ज़मीन से भी डरावना है। दिल्ली से सड़क के रास्ते चले तो लगभग 2.5 घंटे में हम नूह पहुँच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। छांवदार पेड़ों की जगह कंटीले झाड़ दिखेंगे। खाने पीने के ठिए कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतरो तो लू के थपेड़े चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत है। शहर ए नूह में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आराम तलब सोच को जड़ से हिला दे। ऐसी ही एक चीज़ है खरीदी हुई दुल्हनें। यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 912 औरतें हैं, कुल 88 औरतें कम। इन मिसिंग स्त्रियों की कमी दूसरे गरीब राज्यों से पूरी होती है। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाई जाती है और यहाँ के एक्स्ट्रा पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती है। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या मुल्की कहलाती है, यानी मोल ली हुई। मुर्शिदा ऐसा ही एक चेहरा है। नूह के घाघस गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब वहां पहुंचते हैं तो ये अपने ठिकाने की बजाय कहीं और मिलने को कहती है। वहां खुलकर बात नहीं हो पाती। इस्तेमाल से घिसा हुआ हल्के नारंगी रंग का सूती दुपट्टा ओढ़े मुर्शिदा 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची जहां मैं ठहरा हूं। 2 बच्चे घर पर हैं, पिता की देखभाल के लिए। वो ठेठ मेवाती में बताती है, अंधे पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ऊपर से उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वजह ही वजह है जो 20 के शुरुआती पड़ाव पर खड़ी युवती को भी बूढ़ा बना दे। बिहार के कटिहार से कुछ समय पहले आई ये लड़की अपने बचपन की बोली भूल चुकी है। अंगिका, मैं याद दिलाती हूँ। वो कहती है, मुझे याद नहीं। हिंदी, मुझे याद नहीं। मुर्शिदा सब भूल चुकी है, अपना गांव, गांव की नदी, बचपन, बोली और अपने आप को भी। मेवाती में याद करती है, 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहाँ आई। जीजा ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी कराएंगे। शादी हुई भी, लेकिन अपने से 30 साल बड़े आदमी से। वो देख भी नहीं पाता और लंगड़ा कर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी जब किसी ने लड़की नहीं दी तो बुढ़ाते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को 15,000 देकर मुझे खरीद डाला। ये सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी। वापस अपने गांव लौटाने के लिए उनके पैर पकड़ रही थी। माँ की अब्बू से खूब लड़ाई भी हुई। वो कलप रही थी कि इससे अच्छा तो बेटी को कोसी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बेतरह चिल्लाने लगे। वो कह नहीं सके कि नदी में बहाने से पैसे नहीं मिलते। ब्याने के उन्हें 15,000 रुपये मिले थे। ये पैसे किसी मजदूरी के लिए काफ़ी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने का खर्च निकल जाता है। मुर्शिदा 15 या 20,000 के बीच अटक जाती है। जोड़ गुना करने लगती है। वो समझना चाहती है कि 15 साल की सपनीली आँखों वाली बच्ची का मोल कितना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए हुआ था क्या? मुर्शिदा की सूनी आंखें मानो शिकायत कर रही हो। कब्र में समाया आदमी विरोध नहीं करता,
वो बस आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती ज़िंदगी से आंखें मींच ली थी, ये दूसरी ज़िंदगी है। अब मैं मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ती हूँ। पति के साथ की बात पूछती हूँ कि पति चाव उठाता है या नहीं। खाली आंखें हंसती है। मुर्शिदा कहती है, ईद आ रही है, गांव भर की औरतें सजती है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, जेवर झमकाती है। मेरे पास कुछ नहीं थी तब भी मैं पारो थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर में सोने के कुंडल देने का वादा किया था। मैंने याद दिलाया तो कहा, बाप के घर चली जा, वहीं पहनाएगा। एक आध बार लत्ते खरीदने को कहा तो गंदे लत्ते की तरह धुनी गई। अब जो है वही पहनकर ईद मनाती हूँ। मैं गौर से देख रही हूँ। मुर्शिदा के पाँवों में पायल पड़ी है। उसकी तरफ इशारा करता हूँ तो बताती है, नकली है, गिलट की। वो अब लौटना चाहती है। पति भड़केगा। घर पर छूटे हुए बच्चे बिना मतलब पिटेंगे। जाते जाते मैं पूछ लेता हूँ, शौहर के साथ आपकी कोई तस्वीर हो तो मुझे भिजवा सकेगी? वो फिर हंसती है, वही घबराहट से भरती हंसी। नहीं, कोई फ़ोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे को गोद में लटकाए दूसरे को घसीटते हुए वो चली जाती है। बाहर निकलकर मुर्शिदा का घर देखता हूँ। आधा प्लास्टर आधा कच्चा दिखता ये मकान। उस लड़की के ख्वाबों का वो शोक गीत है जो कोई नहीं गाएगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव से निकलकर हमारा अगला पड़ाव है मड़ी गांव। मेरे लोकल मित्र राजुद्दीन रास्ते भर कई बातें बताते हैं। बकौल राजुद्दीन, अगर किसी भी वजह से मर्द को बीवी नहीं मिले तो वो गरीब राज्यों से औरत खरीद लाता है। ये औरतें एक नहीं बल्कि कई बार बेची जाती है। ज़्यादातर मामलों में ये 5 या इससे बार बिकती है। हर बार इनका निकाह भी होता है ताकि ये तथाकथित शौहर की हर ज़रूरत पूरी कर सके। उसके लिए खाना पकाने और जानवर पालने से लेकर उसके बच्चे पालने और सोने तक। बंजर रास्तों से होते हुए हम मड़ी पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात सलीम से हुई। उनके पिता सरपंच थे। जीवन ऐसी ही औरतों को देखते बीता। सलीम से मिलना परत दर परत सारी बातें खोलता जाता है कि दलाल किस तरह से लड़कियों के घर वालों या सीधे लड़कियों को फुसला कर लाते और यहाँ बेचते हैं। 13 साल की कोई बच्ची दिल्ली घूमने के सपने लिए आती है और गुलाम बनकर रह जाती है। सलीम कहते हैं, जानवरों की मंडी देखी है कभी? वहाँ जिस्म देखकर भाव लगता है कि फला पशु काम का है या फला बूढ़ा हो गया। इसी अंदाज में लड़कियों की भी बोली लगती है। उम्र जितनी कम होगी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी लड़की ज़्यादा दिन तक जवान रह सकेगी, ज़्यादा वक्त तक जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर सकेगी। 14 साल की बच्ची का निकाह 80 बरस के आदमी से हो जाता है। जब उसका मन भर जाए तो वो मर खप जाए तो लड़की दूसरे आदमी को बेच दी जाती है। वो एक से दूसरे मर्द के हाथ में जाते हुए बूढ़ी हो जाती है। अक्सर पारो कभी अपने माँ के घर लौट नहीं पाती। मैं पूछता हूँ, लेकिन निकाह तो होता है, फिर शौहर की जिम्मेदारी नहीं बनती? सलीम कहते हैं, निकाह तो होता है लेकिन रहती वे सामान ही है। जिसे पैसों की ज़रूरत है वो बेचेगा और जिसे नया शरीर चाहिए वो खरीदेगा। इंटरव्यू के बाद सलीम मुझे अपना गांव घुमाते हैं। वहाँ कोई भी पारो के बारे में बात करने को राजी नहीं। लौटते हुए वे झुंझलाते हैं। सबको भला दिखने की पड़ी है, बच्चियाँ बाढ़ में जाए। आखिर में फिरोजपुर नमक की अदालत पहुँचते हैं, जहाँ गोशिया खान हमारा इंतज़ार कर रही है। हैदराबाद से 14 साल की उम्र में ब्याह कर मेवात आई गोशिया किस्मत वाली है, जो उनकी बोली में अब भी हैदराबादी लहजा सलामत है। शुरुआत उनकी भी मुश्किल रही। अरावली के पहाड़ों की तरफ देखते हुए वे याद करती है। मैं पहाड़ियाँ देखती और सोचती कि कैसे भी यहाँ से निकल भागूँ।
वहाँ से रेल गुजरती थी। मैं रोज़ उसकी आवाज़ सुनती और भागने के सपने देखा करती। दिन में कितनी ही बार ये होता। कई साल बीत गए, फिर मुझे एक लड़का हुआ। वो 2 साल का हुआ। तब जाकर पहली बार मुझे माँ के घर जाने की इजाज़त मिली। उसके पहले कुरान छूकर वादा लिया गया कि मैं वापस मेवात लौटूं। मैं खुशकिस्मत थी जो माँ से मिल सकी। ज़्यादातर लड़कियाँ एक बार यहाँ पहुँचती है तो कभी निकल नहीं पाती, यहीं मर खप जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पंछी के मरने पर भी इससे ज़्यादा शोर होता होगा। गोशिया चलते हुए कह जाती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।